जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों S-400 मिसाइलों को लेकर टर्की को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एक तरीके से देखें तो टर्की के लिए S-400 अब एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और ऐसे मौके में अब खबर आ रहा है कि टर्की द्वारा S-400 को कॉपी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में टर्की के S-400 के कॉपी का प्रयास के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि भारत को जो S-400 मिलने वाला है उसके लिए अभी से ही चाइना का मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों S-400 ऑलरेडी टर्की का सरदर्द बना हुआ है, लेकिन अब टर्की द्वारा S-400 को लेके जो नया कार्रवाई करने का बात कहा जा रहा है उसके बाद ये और परेशानी का मामला टर्की के लिए बन सकता है। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि टर्की द्वारा रशिया के S-400 मिसाइलों को कॉपी करके अपना ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टमों को बनाने का प्रयास किया जा सकता है। और इसके पीछे तथ्य देते हुए कहा जा रहा है कि टर्की द्वारा रशिया से S-400 के टेक्नोलॉजी मांगा गया था, लेकिन रशिया टर्की को S-400 के टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना होने के बाद अब टर्की इन मिसाइलों का ही इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग में करना चाहता है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब टर्की द्वारा किसी देश से हासिल किया हुआ हथियारों को कॉपी करके या रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना हथियार बनाने का प्रयास किया जा रहा हो। टर्की द्वारा सबसे पहले सेंधमारी ऐसे देश के हथियार के ऊपर किया गया था जो दूसरे देशों के हथियारों को ही कॉपी करने में मशहूर है। मतलब टर्की सबसे पहले चाइना के कुछ हथियारों को कॉपी करके अपना हथियार बनाने का प्रयास कर चुका है और इससे दोनों देशों के बीच में काफी दूरी भी आया और एक तरीके से देखे तो टर्की और चाइना के बीच में हथियार के डील इसी कारण से आगे कभी नहीं हुआ। टर्की S-400 के मामले में कई सारे प्रॉब्लम फेस किया है, जिनमें अमेरिका के सैंक्शन, F-35 ना देना और यूरोप के देशों के बेरुखी का सामना करना शामिल है। पर अब जिस तरीके का काम टर्की प्रयास कर रहा है उससे रशिया भी काफी ज्यादा नाराज है और दोस्तों इससे टर्की के सामने और एक भयंकर दुश्मन तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी अजरबैजान और अर्मेनिया के लड़ाई को लेकर टर्की और रशिया के बीच में दूरी आ चुका है, जबकि सीरिया के अंदर टर्की का जो हस्तक्षेप है उसे लेके भी रशिया काफी ज्यादा नाराज है। ऐसे मौके में रशिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर टर्की द्वारा ऐसा कुछ प्रयास किया जाता है ये टोटली एग्रीमेंटों का उल्लंघन होगा। इवन रशिया की तरफ से ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि टर्की अगर इन हथियारों को छेड़खानी करने का प्रयास करता है या छेड़खानी करके इसमें बदलाव करने का प्रयास करता है तो इससे रशिया को नहीं बल्कि टर्की को ही भारी नुकसान होगा। और दोस्तों ये नुकसान ऐसा होगा कि S-400 और कोई काम के लायक बचेगा भी नहीं। रशिया द्वारा साफ साफ एक तरीके से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर टर्की S-400 के साथ छेड़खानी करता है तो ये संभावित पूरा पूरी बर्बाद हो सकता है। दोस्तों रशिया की तरफ से पहले से ही अपने हथियारों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयारी कर लिया गया था और संभावित इसी तैयारी के तहत रशिया द्वारा इन सिस्टमों में ऐसे कुछ इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया हो जिसे कॉपी किया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ऐसा छेड़खानी अन्य इक्विपमेंटों को भी बिगाड़ सकता है। दोस्तों संभावित रशिया की तरफ से पहले से ही जान लिया गया था कि टर्की हथियारों को हासिल करने के बाद ऐसा कोई हरकत कर सकता है। इवन हाल फिलहाल में रशिया के उच्च अधिकारियों की तरफ से बयान देते हुए ये भी कहा गया है कि रशिया टर्की को जो S-400 का सप्लाई किया है वो असल में ओरिजिनल रशियन वर्जन है ही नहीं बल्कि उससे डाउनग्रेडेड वर्जन है और इन हथियारों को इस्तेमाल करके टर्की रशिया के इंटरेस्ट के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की S-400 को हासिल करने के बाद रशिया को डील के समझौते से पूरा पूरी बाहर करके अपने ही कंट्रोल में पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम लेने का प्रयास कर चुका है और रशिया के जो एडवाइजर है उनका एक्सेस को भी रोकने का प्रयास कर चुका है, जो एक तरीके से पहले ही टर्की के एक बहुत बड़े मुश्किल का कारण बना हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रयास की वजह से अब टर्की बिना रशिया के मदद से इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर नहीं सकता और जब टर्की द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया गया तो उसमें भी मिसाइलों को फेलियर का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में देखना अब ये है कि क्या सच में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए टर्की S-400 को कॉपी करने का प्रयास करेगा और रशिया को अपना दुश्मन बनाएगा। दोस्तों S-400 का बात जब चल ही रहा है तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंडिया को मिलने वाले S-400 को लेके और इससे अभी से ही चाइना को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों पिछले साल इंडिया और चाइना के झड़प जब शुरू हुआ था तभी आप लोगों को कई सारे रिपोर्टों में सुनने को मिला था कि रशिया द्वारा चाइना को S-400 मिसाइल के सप्लाई को रोक दिया गया। एक तरफ तब कुछ न्यूज मीडिया में ये भी बताया गया कि ये असल में महामारी की वजह से किया गया है और रशिया अब तय समय में चाइना को S-400 मिसाइलों के सप्लाई नहीं करेगा। पर करीब करीब एक साल के आसपास होने के बावजूद अभी तक रशिया द्वारा चाइना के S-400 मिसाइलों के डिलीवरी को फिर से शुरू नहीं किया गया और हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया द्वारा चाइना को S-400 सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के सप्लाई को रोका गया। उसके पीछे असल कारण है भारत के S-400 सप्लाई। वैसे अगर देखें तो रशिया द्वारा भारत से पहले चाइना को कुछ S-400 के डिलीवरी किया जा
चुका है, जिन्हें फिलहाल चाइना के द्वारा एक्टिव सर्विस में भी रखा गया है। पर दोस्तों इसके पीछे असल कारण है चाइना द्वारा पहले डील साइन करना। भारत से कई साल पहले चाइना की तरफ से रशिया से S-400 खरीदने के लिए डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, पर जब भारत द्वारा 2018 में डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया तो तब से ही चाइना के अंदर एक तरीके से देखे तो खलबली मचा हुआ था। और दोस्तों इसके पीछे भी कई तरीके का तथ्य दिया जा रहा है, जैसे कि चाइना के S-400 सिस्टम इंडिया के S-400 सिस्टम से कमजोर है बोल के भी तथ्यों को रखा जा रहा है। पर दोस्तों चाइना के S-400 के कैपेबिलिटी को लेकर जो भी सवाल उठाया जा रहा है उसके पीछे असल कारण है MTCR के मेंबरशिप। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम नामक एक संस्था का मेंबर रशिया तो है लेकिन चाइना नहीं है, जबकि 2016 में भारत इसका मेंबर बना। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा जो देश नहीं है उन्हें इनमें से कोई भी देश 300 किलोमीटर अधिक रेंज वाले मिसाइल या अनमैन एरियल व्हीकल का सप्लाई नहीं कर सकता। और दोस्तों भारत इसका मेंबर है बोल के कहा जा रहा है कि भारत के पास S-400 के 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल तो हो सकता है, लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है बोल के रशिया संभावित चाइना को इस तरीके का घातक मिसाइल नहीं देगा। इवन चाइना जिस तरीके से रशियन टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है उसे लेके भी रशिया काफी ज्यादा सतर्क है। और इसी वजह से कई बार ये भी कहा जाता है कि फिलहाल के जमाने में रशिया चाइना को अपना सबसे आधुनिक हथियार देने के लिए तैयार नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप रशिया के सुखोई 35 में इस्तेमाल होने वाले AL-41 इंजन को ही देख ले। चाइना द्वारा कई बार अपने J-20 एयरक्राफ्टों के लिए इन इंजनों को परचेस करने का बात कहा गया, लेकिन हर बार रशिया द्वारा चाइना को इन इंजन देने के लिए मना कर दिया गया। इवन चाइना के पास जो सुखोई 35 है उसमें भी AL-41 जैसे आधुनिक इंजन नहीं है, क्योंकि चाइना इन इंजनों का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग में और अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट में करना चाहता था। दोस्तों ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके चाइना बीते कई सालों से रशिया के हथियारों के मार्केट के ऊपर सेंधमारी तो कर ही रहा है, साथ में रशिया को आर्थिक रूप में भी पीछे धकेलता जा रहा है। और संभावित इसी वजह से चाइना के S-400 सिस्टम और भारत के S-400 सिस्टमों में इतना ज्यादा फर्क का बात कहा जा रहा है। दोस्तों भारत को इस साल से ही S-400 सिस्टमों के डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ देखे तो रशिया द्वारा यह भी कमिटमेंट किया गया है कि भारत को S-400 के डिलीवरी जितना जल्द हो सके उतना जल्द किया जाएगा। मतलब संभावित हम लोग 1-2 महीने पहले से ही S-400 को रिसीव कर सकते हैं। और फिलहाल कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के एक टीम रशिया में भी है, जिन्हें रशियन आर्म फोर्सेस की तरफ से S-400 ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राफेल के बाद इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला S-400 सिस्टम एक घातक हथियार होगा जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को भी मार गिरा सकता है। मतलब चाइना जो J-20 के डिप्लॉयमेंट का बात कर रहा है उसे भी मारने का क्षमता S-400 के पास है। दोस्तों S-400 और J-20 के बीच में कंपैरिजन करना ही गलत है, क्योंकि J-20 एयरक्राफ्टों को तो अब तक कई जगहों में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता। ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनने के लिए एयरक्राफ्टों को टोटल स्टेल्थ होना चाहिए, जबकि J-20 के पास कैनर्ड्स और एक पुराने दर्जे के इंजन होने की वजह से इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता। और J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए S-400 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों के इस्तेमाल का बात ही नाइंसाफी होगा, जबकि J-20 को तो इंडिया के खुद के बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टमों से भी मार गिराया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।